Good afternoon, students. So today we are going to discuss idioms and phrases. So in a very short introduction, I would like to tell you what is idiom. Here, let's see what is written. An idiom is a group of words, or in other words, a phrase that has a meaning different from the literal meaning of the words in it. क्या कह रहा है ये कि idioms जो है वो group of words है या फिर phrases है जिसका मीनिंग अलग होता है, लिटरल मीनिंग से अलग होता है. लिटरल मीनिंग मीन्स डायरेक्ट मीनिंग, राइट. और इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, कप ऑफ टी. कप ऑफ टी मतलब केपेबिलिटी, राइट. तो कप ऑफ टी, कप और टी से उसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई कप और टी का मतलब नहीं है यहाँ पर. कप ऑफ ट्री एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक खास मीनिंग है, तो दैट इज़ कॉल्ड ईडियम. फ्रेजेस अगर आप कहो तो इन द वेस्ट. इन द वेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, तो ये फ्रेज है. फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ऑफनली यूज हियर एंड देयर. जैसे हम इन द कॉर्नर, ऑन द अदर हैंड, तो हम ये इन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, है ना. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फ्रेजेस जो है वो ईडियम्स हो, लेकिन ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं. कैसे? क्योंकि ईडियम और फ्रेज में कॉमन क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खास मीनिंग है वो ईडियम है, और एक सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई मतलब नहीं, खास मीनिंग नहीं है, लेकिन वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं इधर उधर, विच इज़ कॉल्ड फ्रेज. अब फ्रेज में और क्लॉज में मैं आगे बताऊंगी, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फ्रेज में हमेशा याद रखिए वर्ब नहीं होता और क्लॉज में वर्ब होता है ना. तो ये लैंग्वेज का मैं एक अलग से जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, एंड how what's the definition of sentence, and was the last unit of language that we are going to discuss in next video. But here I am telling you that idioms, right, directly. So this is the list where number of idioms are there and which are common in like exam, but I am not going to discuss all. I am going to discuss some common, and if you wish please send your query. I am going to discuss all, but for today some of like selected idioms are going to be discussed. So let us take first one, which are very common. I am discussing under the weather. अंडर द वेदर इज़ एन ईडियम. ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फीलिंग इल और गेटिंग अ कोल्ड. अगर आपको सर्दी हो रही है या आप थोड़ा सिक फील कर रहे हो, इल फील कर रहे हो, तो आप कह सकते हो अंडर द वेदर. कैसे यूज़ होता है? माई मॉम वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. मेरी मम्मी आज थोड़ा सिक फील कर रही है, मेरी मम्मी आज थोड़ा कोल्ड हो रहा है उनको. तो आप कह सकते हो कि येस आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, है ना. आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. मुझे थोड़ा सा कुछ आज कहते हैं ना कि आज मुझे थोड़ा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ ख़राब है, तो उसके लिए हम कहते हैं अंडर द वेदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. कोल्ड फीट. कहते हैं बाप रे, उनको मैंने देखा तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था पैर जम गए. मेरा टर्न आने वाला था स्टेज में बोलने के लिए, तो मेरे पैर ही जम गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे. वो उस सेंस में कोल्ड फीट कहते हैं. बिकमिंग नर्वस, जब आप नर्वस होने लगते हो, हम नर्वस होने लगते हैं. इट वॉज हर चांस टू स्पीक एंड शी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट, है ना. तो ऐसा लग रहा था उसके पैर जम गए हैं. तो वो क्यों? क्योंकि जब उसका चांस आया तो वो ऐसा लग रहा था कि बोल ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके पैर जम गए हैं. तो उस सेंस में हम कोल्ड फीट एज एन ईडियम यूज़ करते हैं. एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ माई आई, वेरी कॉमन. आँख का तारा, है ना. तो आँख के तारे के लिए क्या बोलते हैं? यूज़ टू रेफर टू समवन whom you are very fond of or like. जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उसको आप कहते हो
एप्पल ऑफ माई आई. माई यंगर ब्रदर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई. मेरा छोटा भाई जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए वो क्या है, वो मेरी आँखों का तारा है. ठीक है, तो उसको आप कहते हो एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ माई आई. ठीक है, अब नेक्स्ट, एक मिनट. हाँ चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. ये क्या है? सेट द टू रिवील द ट्रूथ, है ना. कहते हैं यार घुमा फिरा के बात मत करो, जो बात करना है वो स्ट्रेट अवे बता दो. तो रिवील द ट्रूथ, है ना. इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट द अंपायर्स शेक द कैमरा टू रिव्यू द प्रीवियस शॉट. क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया उन्होंने. कहा कि अंपायर ने क्या किया कि इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड, कि अगर किसी बात को जो सच है वो देखने के लिए अंपायर क्या करता है, टू रिवील द ट्रूथ और सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ही हैज़ जस्ट चेक द रिव्यू. तो उसने क्या किया, प्रीवियस शॉट के रिव्यू देखे, ऐसा. तो सेट द रिकॉर्ड मतलब डायरेक्ट या ट्रूथ या क्लैरिटी के लिए, या हम कभी कभी सच बताने के लिए उसको ऐसा बोल सकते हैं, सच को जाहिर करने के लिए हम कहते हैं सेट द रिकॉर्ड. ये बड़ा कॉमन है. नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन. मतलब कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने. अचीव टू रिजल्ट्स बाय डूइंग वन थिंग. आप एक काम करोगे, एक तीर मारा, दो निशाने, दो चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई. None of us understood that he was trying to kill two birds with a stone when he joined the military forces, है ना. तो जब वो ज्वाइन कर रहा था तो उसके दो पर्पस एक साथ सॉल्व हो गए. तो आप उस सेंस में कहते हो किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन. सो आई हैव किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन एज माई बोथ द मैटर हैव बीन सॉल्व्ड, है ना. कुछ प्रॉब्लम है आपको, मेरे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो मैंने एक तीर से दो निशाने मारे, उस सेंस में. ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत कॉमन है, पहले मैं वो बताऊंगी. टू ब्रेक समवंस बबल. टू डू और से समथिंग दैट प्रूव्स समथिंग एल्स बिलीव्स आर नॉट. कहते हैं अरे वो बबल प्रूव हुआ, बबल साबित हुआ, कुछ नहीं था, इट्स ऑल बबल. बबल मतलब फॉर अ वाइल, जो पानी का बुलबुला होता है जल्दी से गायब हो जाता है, तो वो उस तरह से. ठीक है, अब देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं. ग्लिंट जस्ट ब्रोक माई बबल व्हेन ही सेड दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट. उसने मेरा वो मिथ, वो मेरा इम्प्रेशन, या वो क्या बोलना चाहिए, मेरे मन में जो उसके लिए एक फीलिंग थी उसको ख़त्म कर दिया कि वो किसी चीज़ का पार्ट है बस. ठीक है, तो कहते हैं ना कि मोहन हैज़ ब्रोकन माई बबल व्हेन ही एग्जिबिट्स दैट ही इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, राइट. तो मोहन ने मुझे बोला कि मोहन का जब ये पता चला तो मेरा वो जो एक इम्प्रेशन था, मुझे अब उसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, बड़ा कॉमन है कि आप इस इल्यूजन में रहो. इल्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं अभी भूल रही हूँ, कि मतलब कहते हैं ना मुगालता. तो कहते हैं कि आप में मुझे वो मुगालता था, कहते हैं उस मुगालते में मत रहिए. मतलब उस आप किसी को देख के सोचो कि वाओ ये ऐसे है वैसे, लेकिन आपका बबल बहुत जल्दी ब्रेक हो गया, क्योंकि वो सिर्फ बबल था, अंदर कुछ खोखला है, कुछ भी नहीं है. उस सेंस में यूज़ करते हैं टू ब्रेक समवंस बबल, है ना. चलिए नेक्स्ट, वॉक ऑन एगशेल्स. आप इमेजिन करो इस वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जब आप एगशेल के ऊपर, अब एगशेल है तो उसके अंदर कुछ नहीं है, और कितना रिस्की, बड़ी यानी सॉफ्ट प्लेस पे. तो टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स, जहाँ पर आपको बहुत धीरे धीरे चलना है, क्योंकि आप एगशेल के ऊपर चल रहे हो. एगशेल कितना सॉफ्ट होता है ना. तो उस सेंस में है ये क्या, टॉकिंग टू माई मॉम about my grades made me feel like I was walking on eggshells.
मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी से जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो मुझे बहुत एक एक चीज़ उनको क्लैरिटी से बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का एक मैटर है जहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं एगशेल्स के ऊपर वॉक कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर उन एक्शंस को या उस पर काम करता हूँ। कहते हैं ना भाई, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट होने ही वाला है, लेकिन अब जो लास्ट है उस, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो हो गया, तो हम कहते हैं ना कि दैट इज़ समथिंग राइट नाउ आई एम वॉकिंग ऑन द एक्शल्स, मतलब कि अब जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल है। मैं 1 मिनट की भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बहुत समझ के चलना पड़ेगा, बहुत सॉफ्टली, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इन दैट सेंस वी यूज़ वॉक ऑन एक्शल्स, राइट। चलिए, बहुत कॉमन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट क्या है ये? फिनिश समथिंग नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइंग और अनप्लेजेंट इट इज़, राइट। और गेट समथिंग ओवर विद, ख़त्म करो भाई, बहुत दिन से लंदन हो रहा है ये मैटर, तो कहते हैं ना बाइट द बुलेट। तो मैंने बुलेट को भी खा लिया, गोलियों को भी खा लिया, अब ख़त्म करो, अब जो भी है। तो क्या? डैनी हैड बीन पुटिंग ऑफ डिस्कसिंग द financial management of the company but decided to bite the bullet and talk to Sid today। आज तो मैं उससे बात करके रहूँगा, जो भी है। आज हम टेबल से जब उठेंगे तो फाइनल करके, उस मैटर को फाइनल करके उठेंगे। तो आप कहते हो कि बाइट द, किसी भी तरह, कैसे भी, एनी हाउ, बाय ऑल मीन्स दैट मैटर शुड बी सॉल्व, दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो आप कहते हैं बाइट द बुलेट, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है मेक टू एंड्स मीट। अब टू एंड्स कोई धागा, रस्सी है, और उसके दो किनारों को आप मिलाओ। आप ऐसा इमेजिन करो कि दो किनारों को मिलाते हो, तो टू हैव जस्ट इनफ मनी फॉर ऑल योर नीड्स, आपके पास उतनी मनी है जितनी आपको ज़रूरत थी। हैरी एंड हनी आर फाइंडिंग इट रियली डिफ़िकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट, है ना। तो अगर आपके पास उतनी मनी हो जाए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो हैरी और हनी को प्रॉब्लम हो रही है कि कम से कम उतना पैसा मिल जाए कि मेड टू एंड्स मीट, की ज़रूरत के जितना आपको उतना अमाउंट मिल जाए, उतना। तो उस सेंस में कहते हैं मेक टू एंड्स मीट। फिर नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, बहुत कॉमन है ब्रेक अ लेग। आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने एग्ज़ाम हॉल गए हैं और आपकी मम्मी आपको जाते जाते समझा रही है कि यूज़ इंस्टेड ऑफ गुड लक, है ना। तो कहते हैं कि देख, तोड़ कर आना। तो टू ब्रेक अ लेग मतलब कि ख़त्म करके ही आना, क्रैक करके आना, तोड़ के आना। कहते तोड़ देना यार, आज तो तोड़ ही दे, है ना। तो उस सेंस में द टीचर आस्क्ड अस टू ब्रेक अ लेग एट द एनुअल डे डांस। जब डांस करो ना तो पैर नहीं तोड़ना उसका, मतलब इतना अच्छा कि गिव योर बेस्ट, राइट। तो जो लास्ट पूरी एफर्ट्स लगा के, तो गुड लक की जगह हम क्या कहते हैं? ब्रेक अ लेग, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन, ये भी बहुत कॉमन है, थ्रू थिक एंड थिन। एट ऑल टाइम्स बोथ गुड एंड बैड, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन। सुख दुख के साथी, कहते हैं वो मेरे लिए हमेशा है, चाहे मैं कितना भी गलत हूँ, सही हूँ, सुख हो दुख हो, बट ही इज़ ऑलवेज विद मी, शी इज़ ऑलवेज विद मी। तो थ्रू थिक एंड थिन, कि वो मेरे लिए ही ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन, वो हमेशा मेरे लिए खड़ा है, मेरे किसी भी खराब या बुरी स्थिति में। ये भी कॉमन है। फिर बीट अराउंड द बुश, ये बहुत ज़्यादा, मैं इस पे ना आपको एक शेर बताती हूँ। अगर आपने सुना होगा वो शेर कि रुकना एक मिनट, हाँ, ये जो शेर है एक फेमस शेर है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा, इसलिए बता रही हूँ। तो ये बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें। आपसे कहते ना, अरे यार वो, मैं इतनी देर से उसको चाह रहा था कि वो डायरेक्ट बात करे, तो बात ही नहीं कर रहा था, इधर उधर की बातें। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि जॉनसन्स नेबर केप्ट बीटिंग अराउंड
कैप बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश ये है ना, तो बुश के आसपास बीट करना, एंड डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट आंसर, तो वो बात का जवाब नहीं दे रहा था। देखो ये इसका एक बहुत अच्छा शेर है, आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रह जाएगा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले लुटे क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। कि मतलब इधर उधर की बात मत कर, तो डायरेक्ट ये बता कि ऐसा हुआ क्यों। तो कहते हैं ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश बट ही वॉज नॉट स्पीकिंग द मैटर, वॉट वॉज द मैटर, वो इधर उधर की बात करता रहा, घुमाता रहा, उस सेंस में बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, परचेज समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे और डू समथिंग ईजीली रिड्यूस एक्सपेंसेस। कट कॉर्नर्स, वो जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने एक बजट बनाया, बजट बहुत ज़्यादा का बन रहा है और हम इतना हमारा बजट नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं कि भाई ठीक है ये अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल है इसको काटो, ये नहीं लाना, ये नहीं, इस तरह का। तो आई ऑफन कट कॉर्नर्स इन ऑर्डर टू बाय समथिंग फॉर माई ब्रदर। मैं क्या करता हूँ, जितनी ज़रूरत है, जितना लीस्ट एक्सपेंसिव वे, मतलब हम जितनी ज़रूरत है बस उतना ही सामान लाते हैं, तो मैं अपने ब्रदर के लिए भी कॉर्नर्स कट कर देता हूँ और उतना ही सामान लेता हूँ जितनी ज़रूरत है। ठीक है, फिर हाँ, ये स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर मतलब डायरेक्टिंग द अटेंशन, डूइंग समथिंग टू गेन प्रेज एंड प्रिवेंटिंग अनदर पर्सन फ्रॉम गेनिंग प्रेज। जब आप किसी की तरफ किसी स्टीलिंग समवंस थंडर, किसी का ध्यान आकर्षित करते हो, तो मोनिका क्लेम दैट रेचल ट्राइज टू स्टील हर थंडर। तो रेचल क्या कर रही थी, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। तो डायरेक्टिंग द अटेंशन एंड डूइंग समथिंग टू गेन प्रेज एंड प्रिवेंटिंग अनदर पर्सन्स फ्रॉम गेनिंग प्रेज, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने कि दूसरे की तरफ ध्यान ना जाए, तो उस सेंस में कहते हैं मोनिका क्लेम दैट रेचल्स ट्राइड टू स्टील हर थंडर, कि मेरी तरफ ध्यान ना जाए, दूसरे की तरफ जाए, इस तरह से। फिर बेटर लेट देन नेवर। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि भाई लेट हो जाओ पर कभी किया ही नहीं। कहते ना अरे अब क्या करेंगे, अब बहुत लेट हो गया, कभी लेट नहीं होता। ऐसा किसी ने कहा ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज एक नंबर है। आपको भी पता है कि अगर आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी हिस्ट्री है कि भाई उन्होंने बहुत बहुत लेट अपना बिजनेस शुरू किया, काम शुरू किया और बहुत सक्सेस मिलती है उनको लेट एज में। तो ऐसा नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। वो इसी का एक नेक्स्ट वर्जन है कि बेटर लेट देन नेवर, जिसमें कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। कभी भी टू लेट होता नहीं है, बहुत देर कभी नहीं होती। तो टू डू समथिंग रादर देन नॉट डूइंग, है ना। नहीं करने से अच्छा है कि आपने कुछ किया है। वेल वी thought it was better late than never, but where are the others? पर बाकी लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करने से अच्छा है कि हम करें। तो उस तरह का ये सेंटेंस है। फिर लीव स्टोन नो अनटर्न, वेरी कॉमन। कहते हैं इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी, सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा, है ना। तो लीव स्टोन नो अनटर्न मतलब कि जो एक भी स्टोन है वो सारे उनको मैं, कहते हैं मैं सिचुएशन चेंज करके रख दूंगा। तो टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग अ स्पॉट और टू टेक एवरी एफर्ट पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कि वहाँ पर मैं सारे एक एक चीज़ बदल, कहते वो एक ऐड आता था, एक एक चीज़ बदल डालूँगा। तो सर मुझे आप सिस्टम में आने तो दीजिए, सर मुझे एक बार आप अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, आप देखना कि मैं पूरा 1 to all आई एम गोइंग टू चेंज, उस सेंस में। द पुलिस वर डिटरमिन्ड नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, है ना,
कि पुलिस ने कहा कि मैं हर एक एक चीज़ हम छान मारेंगे तभी हम कंक्लूड करेंगे, तो उसको कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न, है ना। तो हम एक भी, सबको बदल डालूंगा, बस आप ऐसे याद रखो, सबको बदल डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउड्स ऑन द होराइजन, मतलब प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। कैसे? क्लाउड्स ऑन द होराइजन। क्लाउड के बहुत सारे फ्रेजेस हैं, मैं अभी नेक्स्ट उसमें इसके बाद ही बना भेजूंगी आपको। जैसे कि विष्णु सेंस्ड दैट देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो जैसे अगर आप कुछ ज्वाइन करते हो तो कहते हैं कि अरे नो, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, लाइफ इज़ नॉट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइफ इज़ 360, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा राउंड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। तो कहते हैं क्लाउड्स ऑन द होराइजन, कि मतलब देयर आर सम प्रॉब्लम्स, है ना। चलिए नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत कॉमन। कोरोना आया तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों को नेचुरली बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब घर में बैठे रहे तो किसी ने, एक अपाला मिश्रा है, आपको पता है, अभी IAS ऑफिसर है, एंड शी वाज डेंटिस्ट, वो एक डेंटिस्ट थी, और उसने 3rd अटेम्प्ट में शी प्रिपेयर्ड फॉर UPSC और शी क्वालिफाइड, और उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। क्यों? कि आप घर में बैठे हैं, क्लिनिक बंद है, डेंटिस्ट है वो, तो क्या करूं, तो फिर उसने UPSC की तैयारी कर ली और उसका एग्ज़ाम निकल गया। तो आपको कभी कभी ऐसा ब्लेसिंग्स मिलती है कि भाई अब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था, तो करे क्या, दुनिया ही रुकी है। तो लोगों ने, खूब लोग रोए, खूब लोग डरे, खूब लोगों ने टाइम वेस्ट किया, लोग खूब घंटों सोए, खूब बनाया। लेकिन कुछ लोग उन्हीं में से, मुझे याद है कि एक बच्चा हमारे कॉलेज में, उसने कहा मैडम मैंने पियानो सीखा उतने 3-4 साल में, मतलब ब्रेक में कभी खुल रहा था, कभी प्रॉब्लम, तो पियानो सीख गया वो। तो ये इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि जब आपके पास कोई ऐसा ख़राब समय या आपको इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बेयर करना पड़ता है, तो आप उसको आप कहते हो कि ये ब्लेसिंग है मेरे लिए, अच्छा है मुझे ये टाइम मिला, उस सेंस में। समथिंग दैट यू थिंक इज़ बैड बट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग, लेकिन जिसको आप बुरा समझ रहे थे वो ब्लेसिंग हो गई आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या मी कैचिंग अ कोल्ड वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मुझे कोल्ड हुआ तो वो एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप किसी भी सेंस में कह सकते हो कि लॉकडाउन वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपके लिए था तो इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट, ऐसा। फिर ब्लू इन द फेस, तो टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर, कहते हैं लाल पीला हो रहा था गुस्से में, उसका लाल पीला होना गुस्से में, मतलब लाल पीला तो नहीं होते, लेकिन इसी को बोलते हैं ब्लू इन द फेस, मतलब उषा लुक ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन, जब वो दौड़ के आई तो वो उसका फेस बिल्कुल ब्लू दिख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, है ना, तो उसको ब्लू इन द फेस कहते हैं, ठीक है। फिर कप ऑफ टी मतलब नॉट समथिंग दैट अ पर्सन वुड डू, राइट, एक नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर का काम करना इस कप ऑफ टी। आपने देखा होगा ऐसे कई वीडियोस, कई चीज़ें आती हैं जिसमें वो बताता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, डिसेबल्ड हैं, और वो हिमालय पे हुआ है, या उन्होंने पैरालंपिक में कुछ वन कर लिया, जिसमें वो है ना मलिक, क्या दीपा मलिक व्हील चेयर पे है ना, शी हैज़ लॉस्ट हर बोथ द लेग्स बट देन शी हैड वन गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक, तो शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ऐसे लोग जो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर का काम करते हैं उसको कप ऑफ टी कहते हैं। फिर स्पीक ऑफ द डेविल, a phrase used to refer to a person who appears as soon as they are being mentioned, right? Speak of the devil, here he
कम्स, राइट। तो एक ऐसा फेज जिसमें कि अ पर्सन हु अपीयर्स एज सुन एज दे आर बीइंग मेंशन, है ना। तो कहते हैं ना कि मैं बस आपकी बात अभी सोच ही रहा था और आप आ गए, तो उसको कहते हैं। फिर ये बहुत कॉमन है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली, है ना। कैसे कहते हैं, अब आप गए किसी से बात करने और आप बात कर रहे थे और बात करते करते आपके मुंह से सच निकल गया, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण सारा सीक्रेट बाहर आ गया। तो कहते हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो आदर्श जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय रिवीलिंग द जेंडर ऑफ द बेबी, है ना। तो आदर्श ने बेबी का जेंडर बता के और सारे सीक्रेट्स ओपन कर दिए, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम बहुत कॉमन है, अ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम और अ मेजर इशू। कहते हैं भाई उनका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला, इट वॉज लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। कैसे, वी हैड टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम बिफोर वी मेड अ डिसीजन। हमें सबसे पहले सबसे बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, तो वी हैड टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम, कि बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोवर्सी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मेजर इशू क्या है। तो सबसे पहले वी हैव टू लोकेट द एलिफेंट इन द रूम, देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड समथिंग। तो मतलब तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू चेक द एलिफेंट इन द रूम कि क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। ये भी बहुत बहुत कॉमन है, टू से इन अ नटशेल। अब मैं आई आपको क्लास में मैं डिटेल बताने लगी, आपने कहा मैडम जल्दी से शॉर्ट में बता दीजिए क्या है। तो टू सम अप द पॉइंट्स एंड बी ब्रीफ, बहुत डिटेल में आज टाइम नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते डिटेल में, तब हम कहते हैं कि टू से ना नटशेल, जल्दी से शॉर्ट में बताओ। तो द टीचर आस्क्ड अस टू कोट द फाइंडिंग्स इन अ नटशेल। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और उसका आपको फाइंडिंग्स बताना है कि आपने सीखा क्या। तो मैंने बोला आप डिटेल मत बताओ कि हम यहाँ गए फिर हमने ऐसे स्टार्ट किया, आप तो नटशेल में ये बताओ कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो शॉर्ट में बताना, ब्रीफ में बताना इस नटशेल, ठीक है। फिर अ पीस ऑफ केक, ये क्या है, इजी टास्क, सॉल्विंग द वर्डिंग एवरी वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक। अच्छा ये करना है, ओ आई कैन डू इट, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मैं कर सकता हूँ, बहुत ईजी टू डू, है ना। तो जब कोई काम बहुत ईजी होता है तो हम उसको कहते हैं पीस ऑफ केक, राइट। अब नेक्स्ट है गेट योर एक्ट टुगेदर टू स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड डू समथिंग इन द वे इट शुड बी डन। मतलब कैसे कि गेट योर एक्ट टुगेदर, उसको ठीक ठाक से करो, इट इज़ टाइम यू गेट योर एक्ट टुगेदर एंड डू समथिंग यूज़फुल। कहते हैं ना कि भाई कुछ कॉन्क्रीट करो, यहाँ वहाँ घूमो मत, टाइम मत वेस्ट करो। तो गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब टाइम वेस्ट मत करो, क्या बोलेंगे, फूलिंग, टू स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड डू समथिंग इन द वे, मतलब फालतू की चीज़ें मत करो, कुछ कॉन्क्रीट करो, ऐसे समझो उसको, ठीक है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यूज टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आई थिंक इट विल कॉस्ट ऑन आर्म एंड अ लेग टू गेट द कार माई ब्रदर वॉन्ट्स। मेरा भाई जो कार चाहता है वो क्या है, दैट इज़ समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो मतलब आप अपने हाथ और पैर काट के किसी को दे दो, उतना महंगा है ये, आपकी कैपेसिटी आपके बजट के इतने बाहर है। तो उससे याद रखो, आपकी कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब आई कैन नॉट बाय दिस कार, आई कैन नॉट बाय दिस हाउस, वाई, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ अ कॉस्ट एन आर्म एंड समथिंग विच इज़ समथिंग एंड कॉस्ट अ कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, वो मेरे लिए उसके बराबर है ना। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ऐसा। जब आप बहुत खुश होते हो तो कहते हो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड में सबसे ऊपर, तो नित्या सीम टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिंस
शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर सन्स प्रमोशन। मेरी फ्रेंड के बेटे का प्रमोशन हुआ तो वो आज अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रही थी। तो आपने कहा कि एज माई रिजल्ट अनाउंस एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, आई फील आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा। टाइम इज़ मनी, हमको सबको पता है कि भाई सब कुछ आप ले सकते हो, बस पैसा, पोजीशन, राइट, मनी, एवरीथिंग कैन बी अर्न, बट टाइम कैन नॉट बी अर्न। टाइम इज एंड टाइड वेट फॉर नन, वो तो कह रहा अलग सेंस में है, पर टाइम इज़ प्रेशियस। टाइम, वंस टाइम, इफ़ यू हैव लॉस्ट योर टाइम देन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, है ना। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। टू वर्क क्विकली इन द टाइम दैट इज़ लेफ्ट, द मैनेजर एनकरेज द एम्प्लॉय टू रेज दैट टाइम इज़ मनी एंड वर्क हार्डर, कि आप टाइम पे करो। हर बार टाइम जाता जा रहा है। कहते हैं टाइम की कोई समय की कोई आवाज़ नहीं होती, वो जाता जा रहा है। तो आप अगर टाइम को यूज़ करोगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो वो टाइम निकल जाएगा। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं बेबी आप मदर के पेट में 9 मंथ्स मदर के वूम में रहती है, इसके बाद उसका टाइम ख़त्म, उसके बाद उसको बाहर आना ही होता है। तो हर चीज़ का एक समय है और उस समय के ना आगे ना पीछे, तो आपको उस समय के अंदर ही करना होता है जो भी कुछ करना है। तो इसीलिए टाइम इज़ मनी। आप कहते हैं वो बच्चा उनके हाथ से जा रहा है, गेट आउट ऑफ हैंड, कहते हैं उनके हाथ से निकल रहा है, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो नॉट इन वंस कंट्रोल एनी मोर, द सिचुएशन हैज़ गॉटन आउट ऑफ हैंड एंड देन देयर इज़ नथिंग एनीवन हियर कैन डू टू हेल्प। एक बार समय से अगर गेट आउट ऑफ हैंड, अगर आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, क्या, टू डू समथिंग द एग्जैक्ट वे इन विच इट शुड बी डन, जब आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसा होना है। तो कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हरीश हिट द नेल ऑन द हेड विथ हिज डिसीजन टू बाय दिस पीस ऑफ लैंड। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे पास पैसा, इतना पैसा है, 10 लाख मेरे पास है, मैं कहाँ लगाऊँ, तो मैं लैंड खरीद लेता हूँ, वो मेरे लिए सबसे वाइज डिसीजन होगा। तो आई हिट द नेल ऑन द हेड एज आई डिसाइडेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। तो मैंने उस पैसे से सबसे पहले लैंड खरीद लिया, ऐसा। फिर हाँ, ब्लेम वंस टूल, है ना, क्या, ब्लेमिंग समथिंग ऑन समवन एल्स, हम किसी को किसी काम के लिए ब्लेम करते हैं जबकि गलती हो सकता है हमारी हो। When he understood he had no way out of the problem, he blamed his tools। मैं सॉल्व नहीं, नाचना आंगन जाने आंगन टेढ़ा, मुझे डांस करना आता नहीं, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं यहाँ डांस नहीं कर सकती क्योंकि ये आंगन ही टेढ़ा है, मतलब बहाने बनाना। तो कहते ना कि उसके लिए कि भाई अंगूर खट्टे हैं, तो मैंने क्या कहा, अंगूर मुझसे तोड़ते नहीं बने, तो मैंने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। तो ब्लेम वंस टूल, उस तरह से यूज़ होता है ये। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, कहते हैं वॉशिंग मशीन लेकर आए अब नई, आपको उसका मैकेनिज़्म नहीं पता, कैसे कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, नया माइक्रोवेव लाए, कुछ भी लाए आप, ठीक है, आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट है, आपको पता नहीं उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आपकी मदर कह सकती है पढ़ो पढ़ो समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई बहुत इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉकेट जैसा कि किसी रॉकेट को चलाना उड़ाना उसको समझना इतना टफ नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टास्क, तो उसको समझो, समझ के पढ़कर समझ में आ जाएगा उस सेंस में। मैं अब इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर रिवील द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट, कहते हैं अपने घर बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, कभी भी अपने सीक्रेट सबको नहीं बताना। रम्या स्पिल द बीन्स अबाउट हर सिस्टर कमिंग टू हर मॉम, है ना, तो उसने सारे सीक्रेट्स बता दिए। तो कहते हैं ना कि डोंट स्पिल द बीन्स व्हेन यू मीट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को सब नहीं बताना, ऐसा, ठीक है। फिर पुल द लास्ट स्ट्रॉ,
द फाइनल पॉइंट इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवन व्हेन यू फील यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर, जब आप ले नहीं सकते कोई बात। जैसे शीतल डिसाइडेड टू पुल द लास्ट स्ट्रॉ एंड इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट वॉट वॉज हैपनिंग इन द ऑफिस, राइट। तो द फाइनल पॉइंट इन अ सीरीज of unfortunate events when you feel you cannot take it anymore, आपके साथ लगातार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो कहते हैं ना कि मैं अब नहीं, नॉट एनी मोर। तो शीतल डिसाइडेड टू पुल द लास्ट स्ट्रॉ एंड इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट वॉट वॉज हैपनिंग इन द ऑफिस। बहुत, अब कहते हैं ना इनफ इज़ इनफ, आप उसको भी समझो। इनफ इज़ इनफ भी एक फ्रेज़ है, एक ईडियम है, मतलब कि अब बहुत हुआ भाई, अब बहुत का भी बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहन करूँगी। तो आपने क्या कहा, पुल द लास्ट स्ट्रॉ, बहुत सिंस लॉन्ग टाइम समथिंग इज़ बीइंग रॉन्ग विद यू एंड कंटिन्यूसली यू आर टॉलरेटिंग, यू आर अवॉइडिंग, बट नाउ इट्स पुल द लास्ट स्ट्रॉ, अब ये आखिरी है, अब मैं नहीं सहूँगी, नॉट एनी मोर, तो उस सेंस में है ये। फिर ये भी बहुत कॉमन है, इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, समथिंग गुड इज़ कमिंग, है ना, सिल्वर लाइनिंग, कहते हैं कि अब हर अंधेरे के बाद सवेरा है। तो डू नॉट बी वरीड अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डाउन। तो जब बिल्कुल अंधेरी रात होगी मतलब सवेरा होने वाला है। तो लाइफ में आप ख़त्म हो गई, सारी होप सब तरफ से ख़त्म है, इसका मतलब सवेरा होने वाला है। पर कब होने वाला है, जब आप तब भी एफर्ट्स लगा रहे हो, तब भी आप यू जस्ट कीप ऑन मूविंग, है ना, देन देर डेफिनेटली देयर विल बी सनराइज़, राइट। एक दिन तो होने, सनराइज़ के पहले अंधेरी रात रहती है, तो वो तो होना ही है। लेकिन उस सिचुएशन में जब हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे, जब हम कोशिश करते रह रहे हैं उसके बाद भी, तो डेफिनेटली सनराइज और लाइट विल कम, बट वी हैव टू मेक एफर्ट्स कंटिन्यूसली, है ना। फिर हाँ, गिव अ कोल्ड शोल्डर, एक्ट रूडली टू समवन। आप मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रही आपकी तरफ। नोबडी नोज वाई दियाज गेव रेयन अ कोल्ड शोल्डर, पता नहीं दिया ने रेयान को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, वो अपनी बात शेयर करने गया था। तो जब हम किसी के साथ बहुत रूडली कि अच्छा ठीक है, हाँ 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 ठीक है, मतलब हम किसी से बहुत रूडली बिहेव करते हैं ना, कोई आप किसी के पास गए आप अपनी बात शेयर करने, लेकिन उसने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उसको कहते हैं गिव अ कोल्ड शोल्डर। कंधा अब तो दिया अपना, लेकिन उस कंधे में कोई जान ही नहीं थी, कि तब आप अपनी बात, तो रूड बिहेवियर को कहते हैं कोल्ड शोल्डर, राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद है हाँ, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली और विदाउट अ वार्निंग, अचानक से, सडन, राइट। क्या, द न्यूज़ ऑफ माई फ्रेंड्स प्रेगनेंसी वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मेरे को अचानक कभी सोची नहीं, अच्छा अच्छा वो प्रेग्नेंट है, तो वो आपके लिए इट कैन बी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो जैसे बिजली चमकती है अचानक, बस वैसे ही आपके लिए कभी कोई न्यूज़ हो सकती है। When it rains, it pours. When everything goes wrong at once. जब अचानक से हर चीज़ गलत होने लगेगी, तो क्या बोलते हैं, दे नॉट ओनली लेफ्ट होम लेट बट ऑल्सो गॉट स्टक इन ट्रैफिक। अब कहते हैं ना, कौन सा गीला आटा, प्रॉब्लम में भी जब आपके पास, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम भी है और गरीबी में गीला आटा, तो अब गरीबी तो है ही और आटा भी गीला है, रोटी नहीं बन सकती। तो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, है ना, बारिश होगी तो वो सिर पे ओले, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, उस सेंस में बोलते हैं कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, है ना। तो दे नॉट ओनली लेफ्ट होम लेट, एक तो घर से ही लेट हो गए थे, एंड ऑल्सो गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक, और ट्रैफिक एक प्रॉब्लम, दूसरे से पीछे प्रॉब्लम, लेट तो होना ही था। तो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, उसमें बोलते हैं। फिर लेग पुलिंग,
आज की डेट में तो सबको पता है, सबके साथ ऐसा होता है, लेग पुलिंग होती है। टू मेक फन ऑफ समवन, है ना। कैसे कि कैल्विन फ्रेंड्स कैप्ट पुलिंग हिज लेग ऑल इवनिंग। कहते हैं अरे यार टांग मत खींचो। तो टांग मत खींचो मतलब कि अरे मुझे मेरी खिंचाई मत करो, उसको कहते हैं। नो पेन नो गेन, कहते हैं मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, आपको पेन तो लेना पड़ेगा। तो सफरिंग और मेकिंग एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव समथिंग, राइट। तो हमको कुछ भी चीज़ के लिए, खुद को अचीव करने के लिए तो करना आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप थ्योरी पढ़कर गाड़ी नहीं चला सकते, कोई भी व्हीकल आपको चलाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कई बार एक्सीडेंट होगा और तभी आप सीखोगे, है ना। तो वो होता है। इट इज़ बेटर यू स्टार्ट लर्निंग नाउ, इट विल बी डिफ़िकल्ट बट नो पेन नो गेन, है ना। फिर सी आईज टू आई, आई टू आई कहते हैं फेस टू फेस बात करो। हैव द सेम ओपिनियन और हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इट इज़ highly required that you both see eye to eye if you want this resolved। अगर आप करना चाहते हो उसको तो आपको क्या करना है, सेम ओपिनियन होनी चाहिए। तो इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड दैट यू बोथ सी आई टू आई इफ़ यू वांट दिस रिजॉल्व। अगर आप दोनों का एक जैसा टेस्ट होगा, एक जैसा थिंकिंग होगा, तो आप इसको अचीव कर पाओगे, ऐसा। हाँ, wear your heart on your sleeve, to be extremely open about what you feel and think। क्या दिव्या wears her heart on her sleeve, she tends to get hurt very often। तो क्या हुआ, to be extremely open about what you feel and think, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा ओपन हो, सबके सामने अपने दिल खोल के रख दिया, तो दिव्या वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, दैट शी टेंड्स टू गेट हर्ट वेरी ऑफन, है ना। हम कहते हैं वही वाली बंद मुट्ठी ला के, जब हम पूरी तरह से अपने आप को खोल के रख देते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक्सट्रीमली ओपन, कभी भी एक्सट्रीमली ओपन नहीं होना है, पर जब हो जाते हैं तो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, अपना दिल खोल के रख दिया, ऐसा। सो फार सो गुड मीन्स दैट एवरीथिंग हैज़ अ टर्न आउट वेल until that point। everything so far as has been so good। तो अभी तक सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, ऐसा। when pigs fly, पिग्स कैसे फ्लाई कर सकते हैं, बट when समथिंग अनकैनी, जब कुछ अनयूजुअल होता है कि पिग भी फ्लाई करने लगे, इम्पॉसिबल हैपन, तो कहते हैं पिग वुड फ्लाई इफ़ यू कुकड। तो कहते हैं कि अगर तुम खाना बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा, तो पिग वुड फ्लाई, है ना, ऐसा। तो और आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ यू अचीव दिस, इफ़ यू क्रैक दिस एग्ज़ाम देन डेफिनेटली पिग वुड फ्लाई, ऐसा, ठीक है। नाउ ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सबको पता है, आपको भी पता होगा। देन नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विथ वॉट वन गेट्स, हम जब खुद जो हमारे पास है उससे हम इनसेशिएबल सोल बोलते हैं कि अतृप्त आत्मा, असंतृप्त, जब हम कभी खुद खुश होते ही नहीं जो हमारे पास है, हम हमेशा दूसरों का के पास क्या है देख के दुखी होते रहते हैं, तो उस सेंस में होता है। फॉर हर ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो तो बस यही सोचती रहती है कि ग्रास इज इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड, खुद के पास क्या है कभी खुश नहीं होती जो है उसके पास, ठीक है। एवरी डॉग हैज़ अ डे, हैज़ इट्स डे, आज मेरा दिन है कल आपका दिन होगा, तो कहते हैं एवरी वन गेट्स अ चांस, डू नॉट वरी अबाउट इट, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, टुडे इट इज़ हिज, आज उसका दिन है। कहते हैं एक मैं उसका ऑथर भूल रही हूँ,
एट द ग्रीन ग्रास, ऐसे करके कोई एक पोएम है जिसमें सभी में मतलब ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैव गिवन एग्जाम्पल एंड दे हैव रिटन ऑन इट दैट्स अ टाइम, इट्स ऑल टाइम। मतलब महाभारत का जो टाइटल सॉन्ग अगर आपने सुना होगा तो उसमें वो कहता है मैं समय हूँ, बस एक समय है, आज उसका है, कल आपका है, कल किसी और का होगा, है ना। तो इस तरह से एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। फिर नेक्स्ट है एडिंग फ्यूल टू द फायर। ये क्या है? एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम, बढ़ाना, प्रॉब्लम को बढ़ाना। शी वॉज जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर टेलिंग टॉम्स मॉम अबाउट हिज हेल्थ, है ना। तो वो क्या है कि शी वॉज जस्ट एडिंग फ्यूल, वो घी में आग डालने का काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि टेलिंग टॉम्स मॉम अबाउट हिज हेल्थ, तो उसके मम्मी को उसके हेल्थ प्रॉब्लम बता के और ज़्यादा वो घी में आग डालने का प्रॉब्लम था, था जैसे कहते हैं कि शी वॉज एडिंग फ्यूल टू द फायर व्हेन शी वॉज रिवीलिंग सीक्रेट्स ऑफ हिज लाइफ। तो वो उसके बारे में बता बता के और ज़्यादा लोगों और ज़्यादा आग लगा रही थी ऐसा। फिर हाँ, जम्प फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन टू द फायर रेफर टू सिचुएशन बिकमिंग वर्स। फ्राइंग पैन, खजूर में आसमां से मतलब खजूर में अटके, है ना। मतलब कि आप आप एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरे में अटक गए, तो उसको कहते हैं ही डिड नॉट नो ही वॉज जंपिंग ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, कि वो फ्राइंग पैन से निकल के फायर में जाने वाला है। व्हेन ही डिसाइडेड टू स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स एट वर्क, है ना। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स बता के कभी कभी और ट्रबल, हमको लगता है हमको सिंपैथी मिलेगी, मैं वर्किंग हूँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम ऑफिस में बताई, मुझे लगेगा कि चलो मुझे सिंपैथी मिलेगी और शायद वो लोग समझेंगे। पता चला मैंने प्रॉब्लम बता के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा ली अपनी। तो कहते हैं ना कि आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम जम्पिंग फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कि फ्राइंग पैन से क्यों बाहर निकल रहे हो? क्योंकि गर्म लग रहा है तो हम बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखते हो बहुत सारे चाइनीज़ फूड बनते हैं, उसमें वो एनिमल्स को डायरेक्ट पकाते हैं, तो वो फ्राइंग पैन में एनिमल्स छोटे छोटे जो भी हैं वो डाल देते हैं और फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते तो कभी कभी आग में गिर जाते हैं। तो आप एक जगह से निकल के दूसरी सिचुएशन में और बुरी सिचुएशन में फंस जाते हो। फिर क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब जो गिर चुका है, जो वेस्ट है ऑलरेडी, तो कहते हैं वरिंग और complaining about something that cannot be fixed, that cannot be rectified, that cannot be undone। जो हो चुका है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कहते, अब कुछ नहीं हो सकता, तो डोंट क्राई फॉर ओवर मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, क्योंकि वो गिर चुका है दूध, दूध को समेट के नहीं इकट्ठा कर सकते हम। तो रायता फैलाना, रायता फैलाना कहते हैं अरे रायता फैल गया, मतलब रायता फैल गया यानी रायते को तो अब आप इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना, उसको यूज़ का ही नहीं है वो। तो देयर इज़ नो यूज़ crying over milk, spilt milk, you just have to move on with your life। चले जाओ, आगे निकलो, ख़त्म, जो हो गया हो गया, because things cannot be undone, है ना। फिर हाँ, फिर नेक्स्ट है फिट एज फिडल। ये क्या है? टू बी इन गुड हेल्थ। माई ग्रेट ग्रैंड मदर इज़ सरप्राइजिंगली फिट एज फिडल। वो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। तो मेरी ग्रैंड मदर की भी बड़ी वाली जो दादी है वो इतनी फिट है, फिट एज अ फिडल, ठीक है। फिर हाँ, वॉक इन द अदर्स शूज़। यू एटीट्यूड सुना होगा आपने, यू एटीट्यूड कहते हैं। यू एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब आप किसी की दूसरे की प्रॉब्लम तो समझो, आप उसकी सिचुएशन में खुद को रख के देखो तो आपको समझ में आएगा। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर्स इज गोइंग थ्रू, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू वॉक इन देयर शूज़। जब आप उनके चप्पल जूते पहन के चलोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड वॉक इन द अदर्स शूज़, राइट। ब्रेक द आइज,
to make people feel comfortable with those who are unfamiliar to them. जब लेक्चर्स देने हम लोग जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि भाई यू जस्ट हैव टू क्रैक द ब्रेक द आइस. कैसे कि द कम्युनिकेशन ट्रेनर कंडक्टेड एन एक्टिविटी टू ब्रेक द आइस. तो आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपने कुछ गेम खिला दिया, आपने एक जोक बता दिया, आपने कोई करंट इश्यूज डिस्कस कर लिए, तो एक रैपिड बन जाती है स्टूडेंट्स के और टीचर के बीच में. मीन्स यू जस्ट हैव ब्रेक यूज ब्रेक द आइस, है ना. कैसे कि द एक्टिविटी इज प्रूव्ड एज यू जस्ट break the ice, you have broken the ice, right. So activity to break the ice, so we have to conduct an activity to break the ice to establish a rapport. ऐसा. हाँ, बहुत important. Go on a wild goose chase. wild goose क्या होता है, मतलब सनकी, ठीक है. तो ये क्या हो गया, doing something pointless. आप सन की आदमी, जो अब आप गुस्से में कहते हैं, गुस्से में हम सब काम बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि फिर हमको डायरेक्शन समझ में नहीं आते, हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं. तो फाइंडिंग द रेड एंड ब्लैक ड्रेस आई सॉ ऑनलाइन, है ना. ये हालांकि सेंटेंस फेल लाइक गोइंग ऑन अ वाइल्ड गूस चेस. ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है एग्जाम्पल, फिर भी कि आप जब कभी भी आप उसको ऐसे याद रखो कि आप बस मुझे चाहिए या भी चाहिए, तो गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस. तो अब आपकी आंखें, दिमाग, सेंस सब काम करना बंद कर दिए व्हेन यू आर ऑब्सेस फॉर समथिंग, कि नहीं मुझे चाहिए है, तो उसमें बोलते हैं. रेन, कैट्स एंड डॉग्स. अभी रेनी सीजन आ गया, है ना. बहुत हैवी रेन. आज कौन सा मिला, क्या वेदर कुछ आने वाला था, तूफान. तो हम कहते हैं ना कि रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश जब आती है तो कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो कुत्ते बिल्ली गिर रहे हो, इतनी ज़्यादा बारिश. उसको वैसे भी मैंने अभी बिगनिंग में बताया कि आप उसको ऐसा सेंस मत लगाओ, क्योंकि ये कलेक्टिव मीनिंग है कि हैवी रेन्स के लिए बोलते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना. तो यहाँ पर आप सिंस यस्टरडे, कल से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तब बोलते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, आपको भी पता है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, वेरी रेयरली, नो सॉरी, आई डोंट गो टू माई यंगर सिस्टर, वी मीट वंस इन अ ब्लू मून. टाइम ही नहीं है, उसको भी नहीं है, मुझे भी नहीं. हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं पर हम बहुत कम मिल पाते. तो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है. फिर बार्क अप द रॉन्ग ट्री, फॉलोइंग अ मिसगाइडेड और मिस्टेकन थॉट और एक्शन. जब हम क्या करते हैं, उसको बार्कअप कर रहे हैं जो रॉन्ग ट्री है. अब गलत चीज़, आपकी चॉइस गलत है. ही डिड नॉट नो ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. वो अवेयर नहीं है, लेकिन वो किसको फॉलो कर रहा है, जो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, या जो मिस्टेकन थॉट है. आप बहुत कहते हैं आप बहुत गलत आइडिया को लेके चल रहे हो, इट्स रॉन्ग नोशन, यू शुड नॉट फॉलो. तो तब हम कहते हैं कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री. तो हम उसकी मतलब उसके साथ काम कर रहे हैं जो बहुत गलत है, उस थॉट के साथ, उस आइडिया के साथ. तो कहते हैं उसको. फिर उसके बाद हाँ, अदर फिश इन द सी, मोर अपॉर्चुनिटीज़. आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फ़िश जो है, दूसरी फ़िश भी है सी में. एक फ़िश आपके यहाँ से निकल गई तो कोई बात नहीं. माई फादर टोल्ड मी not to worry about the competition as there would be other fish in the sea. कोई बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी निकल गई आपके फादर ने. आपने कहा हैव लॉस्ट दिस मैच, तो योर फादर मे टेल दैट there are other fish in the sea, don't worry, right. मतलब दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, राइट. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज बाउंस ऑफ द वॉल्स, टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड एनर्जी. जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, खूब एंथुजियास्टिक होते हो. द चिल्ड्रन वर बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स द मोमेंट दे हर्ड अबाउट गोइंग टू एन अम्यूज़मेंट पार्क, है ना. छोटे बच्चों को बोले कि शाम को तुमको अम्यूज़मेंट पार्क ले चलेंगे, तब आप कह सकते हो कि द चिल्ड्रन
वर बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। तो वो बच्चे एज द मोमेंट दे लिसन दैट दे आर गोइंग टू गो टू अम्यूजमेंट पार्क, तो वो बहुत खुश होना, बहुत खुश उसको कहते हैं। फिर एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। क्लाउड एक्चुअली नेगेटिव टर्म के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। क्लाउड मीन्स सैड, क्लाउड मीन्स ग्लूमी, है ना। तो यहाँ पर है कि क्योंकि क्लाउड मीन्स बारिश होने वाली है ना, अंधेरा छाना इस क्लाउड एक्चुअली। तो उसको क्लाउड वाले जितने भी अभी और भी ऐसा कुछ नेम वाले पर्टिकुलर होंगे तो मैं बना दूंगी उसके वीडियो। तो वो क्लाउड से मतलब आप समझ जाना कि समथिंग नेगेटिव। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो हर क्लाउड मतलब बारिश हो गई उसके बाद उजेला है या उसके बाद समथिंग पॉजिटिव। तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड इन एवरीथिंग दैट हैपन्स, समथिंग और समथिंग गुड विल हैपन आफ्टर समथिंग बैड। वही रात के बाद सवेरा। कैसे कि डो नॉट बी वरीड अबाउट योर करेंट सिचुएशन, जब आप बहुत फेस कर रहे हो। आफ्टर ऑल एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि हर क्लाउड के बाद एक सिल्वर लाइनिंग है, फिर से उजेला है। बादल अगर घने घने और घने तो बरसना ही है, और बरसना है तो आकाश खुल जाता है फिर, ठीक है। तो दिस वे। ओके, नेक्स्ट इज बहुत इम्पॉर्टेंट, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, है ना। तो डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स। कैसे? आई नो देर आर डिसीजंस टू बी मेड about the selling of the house, but we will cross that bridge when we get to it. As of now let us focus on this. तो क्या है कि हम जब कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उसको सॉल्व कर लिया, तब हम कहते हैं क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट। तो जब हम देखेंगे कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जजिंग अ बुक ऑफ इट्स कवर। किसी को देखकर फिजिकल सिचुएशन से उसको जज मत करो। तो कहते हैं कि जज और फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ ऑन समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। देखकर क्या आप किसको अंदाज लगा सकते हो। पीपल आर नोन टू ऑलवेज जज बुक्स बाय इट्स कवर, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कवर को देख के सोचते हैं। ये हमारा दुनिया में लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम कवर को देखकर जज करने लगते हैं। तो उस सेंस में होता है कि हम उनको नहीं करना चाहिए। कैसे? देखो, कहते हैं कि एक अच्छा, यहाँ पे एक थॉट बताना चाहती हूँ आपके साथ कि एक बहुत अच्छा थॉट है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। सुनना ध्यान से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट इज लूजर्स टॉक अबाउट अदर पीपल्स। जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, वो लोगों की बात करते हैं, अरे और वो ऐसा है, राम ऐसा है, राम वैसा है, मोहन ऐसा है। और एवरेज पीपल जो होते हैं, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स। और जैसे लोग कहते हैं उनके घर वॉशिंग मशीन आ गई, उनके घर कार आ गई, उन्होंने ये वाली कार ले ली। तो जो एवरेज पीपल माइंडसेट होता है वो चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़। लेकिन जो ग्रेट पीपल होते हैं उनका ध्यान कभी भी चीज़ों में, लोगों में नहीं जाता, उनका ध्यान आइडियाज़ में होता है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। लूजर्स टॉक अबाउट पीपल, राइट, एंड एवरेज मतलब कॉमन पीपल जो होते हैं वो किसकी बात करते हैं? देखो, लूजर्स टॉक अबाउट अदर पीपल, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, एंड ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़। और ग्रेट पीपल हमेशा आइडियाज़ की बात करते हैं। तो मैंने ये क्यों बताया कि जज मत करो किसी को उसके अपीयरेंस से, आप तो आइडियाज़ की बात करो, तब हम ग्रेट बनते हैं। फिर मैंने खासकर बताया, कुछ छोड़ भी दिए इसमें से। तो दैट इज़ ऑल समथिंग। and if you have any queries, these are not much, and next video very soon I'm going to make on idiom, because in SSC and other competitive exams this is a part of your syllabus, this will be the part of your syllabus always. So common idioms, phrases, proverbs you should know, and I tried to make it make something to speak
common idioms here, but in next very video I'm going to make another one. But I always wish to listen you, and I have shared my number. Again I'm sharing my number. It's 9425349521. So please leave your query. Sooner or later I definitely would like to address this. What do you want? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस सेंस में, सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप उसको लिख के या वॉइस मैसेज करिए मुझे, या आप टेक्स्ट करें तो बहुत अच्छा है। तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और नहीं तो आप उसका इमेज फ़ोटो भेज दीजिए, तो मैं आपको सूनर और लेटर आई वुड लाइक टू solve your problem. Thank you so much. God bless you.